हेलो स्टूडेंट्स, कॉर क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज जो हम वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उसका कोर्स कोड है CHE06 और ऑब्वियसली ये सोल्यूशन है असाइनमेंट का। और टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसका फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिसिटी को आपको डिफाइन करना है और ये बेसिसिटी से कैसे डिफरेंट है और इसे समझाने के लिए एक एग्जांपल देना होगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल रहता है, वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, मतलब कि बॉन्डिंग के लिए वो तैयार रहता है। तो कोई भी एटम जिसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास अवेलेबल है तो वो किसी ऐसे दूसरे एटम के साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा उस एटम के साथ जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे अटैक करता है और इसे एक तरह से न्यूक्लियस लविंग भी बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात ली जाए तो हैलोजन अनायन जो होते हैं, हाइड्रोक्सिल अनायन होते हैं, RO नेगेटिव, थायोल नेगेटिव, RS नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। अभी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कौन अवेलेबल करवा सकता है? जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, हेलोजन एटम भी इसमें इन्वॉल्व है। और ऐसी स्ट्रेंथ, उन न्यूक्लियोफाइल्स की स्ट्रेंथ कितनी है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हैं और वो डोनेट करने के लिए और अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको डोनेट करने के लिए कितनी पावर रखते हैं, कितनी उनके पास स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम है उसका नेचर कैसा है। जितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा उतना ही इजीली न्यूक्लियोफाइल अपने पास इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रख सकता है। तो ये से ही इस प्रॉपर्टी को, इस स्ट्रेंथ को ही बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेकिन इससे क्वेश्चन था कि इसे बेसिसिटी से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके बताना होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो अगर ल्यूइस डेफिनेशन ऑफ बेसिस हम देखें तो उसी की तरह बिल्कुल डेफिनेशन मैच करती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, it is the measure of a reagent ability to cause substitution at a carbon atom। कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूशन करने की पावर रखता है। उस मेजरमेंट को, मतलब कि उस स्ट्रेंथ को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। और इसे एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं, जैसे कि आपके पास एल्काइल हैलाइड है, जैसे कि यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड है। अभी OH नेगेटिव का यहाँ पे अटैक हो रहा है, तो OH नेगेटिव यहाँ पे जो ब्रोमाइड है, ब्रोमीन है, इट इज़ बेटर लीविंग ग्रुप, तो इजीली वो जाएगा, इजीली जाएगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अवेलेबल, यहाँ पे इजीली बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल बन रहा है एज अ प्रोडक्ट और ब्रोमाइडाइन साइड में निकल गया। अब बी पार्ट है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग बेसिसिटी। अब ऐसे दो फैक्टर हैं, जैसे कि बेसिसिटी क्या होगी? बेस क्या होता है? जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है अकॉर्डिंग टू लुईस डेफिनेशन। तो बेसिसिटी की बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला एटम कौन सा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल एल्काइल ग्रुप्स की बात करें, दीज हैव प्लस आई इफेक्ट ऑब्वियसली, तो फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा किसी भी एटम के लिए इंडक्टिव इफेक्ट इन्हांस करेगा, उतना ही ज़्यादा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के पास बेसिसिटी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो एल्काइल अमीन है, एल्काइल ग्रुप पे पास यहाँ पे अमीन है जिस
में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप इट इज द लिविंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा टूवर्ड्स नाइट्रोजन। तो यहाँ पे अमीन्स ऑन द अल्काइल ग्रुप ऑन नाइट्रोजन इट इंक्रीजेस बेसिसिटी। कैसे कैसे इंक्रीज कर रहा है? जो पॉजिटिव चार्ज है उसको डिस्पर्स करके। ऐसे ही इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे तो सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, अगर जितने ज़्यादा यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगते जाएंगे, अगर यहाँ पे भी एक और अल्काइल ग्रुप लग जाएगा तो ये वो अल्काइल ग्रुप भी नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। अगर एक और लग जाए तीसरा तो वो और भी ज़्यादा बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा। तो बेसिसिटी का अगर आप ट्रेंड देखें, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगेंगे उतनी ज़्यादा बेसिसिटी इंक्रीज करेगी। अब दूसरा फैक्टर बात कर लेते हैं, वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस भी अफेक्ट करती है। अगर आप दो केसेस ले लीजिए, एक साइक्लोहेक्साइल अमीन मतलब कि बेंजीन के 6 मेंबर्ड रिंग के ऊपर अमीन ग्रुप लगा होगा, दूसरी तरफ ले लीजिए बेंजीन के ऊपर अमोनिया ग्रुप जिसे हम एनिलीन बोलते हैं। तो एक एग्जांपल हो जाएगी साइक्लोहेक्साइलअमीन की, दूसरी हो जाएगी एनिलीन की। तो दोनों के केस में अगर कंपेयर करें, जो साइक्लोहेक्साइलअमीन है वहां पे रिंग के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर ऐसे ही अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर बात करें हम एनिलीन की बात करें, तो वहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो उसे कंटेन करके नहीं रख सकता है, क्योंकि वो जो लोन पेयर है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पूरी रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो जाता है। डीलोकलाइजेशन होने की वजह से पूरी रिंग के ऊपर, ये आप सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आपको इजीली बनाने आते होंगे ये स्ट्रक्चर। कहने की बात यह है कि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो यहाँ पे यूज हो रहा है पूरी रिंग के ऊपर डीलोकलाइजेशन करने के लिए, रिंग को स्टेबलाइज करने के लिए। दैट इज वाई यहाँ पे रेजोनेंस बैडली इफेक्ट करता है बेसिसिटी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what do you meant by thermodynamic and kinetically controlled chemical reactions? thermodynamically और kinetically। अब इसे डिस्कस करने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता होगा कि थर्मोडायनामिकली कोई भी रिएक्शन तभी फेवर्ड होती है अगर उसमें जो गिब्स एनर्जी का चेंज होता है वो कम हो मतलब कि डेल्टा जी वुड बी नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी है उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एनर्जी कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट्स लेस एनर्जी लेकर बनते हैं तो वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसे ही हम इसे एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को अगर हम डिस्कस करें, तो यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि रिएक्टेंट है ए, अब उसे बी में कन्वर्ट होना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे टेम्परेचर अगर बात करें कम है, अगर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे ए के बाद बी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे देखिए जो डेल्टा जी का ये जो गैप है इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब क्या है कि A वुड बी कन्वर्टेड इनटू B रेडिली, बट इट डज नॉट रिकन्वर्ट इनटू A। इट मीन्स कि यहाँ पे B जो प्रोडक्ट है इजीली बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे B के बाद जब C बनेगा तो यहाँ पे देखिए, अगर ये यहाँ पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर लो है या हाई। अगर टेम्परेचर लो है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो B का कन्वर्ट होना है C में वो क्या करेगा, काइनेटिकली फेवर्ड होगा। काइनेटिकली फेवर्ड का मतलब है कि प्रोडक्ट प्रिडोमिनेंट करेगा B ओवर C और नॉट। अगर टेम्परेचर लो है तो क्या होगा, B इजीली कन्वर्ट हो जाएगा C में। अब टेम्परेचर लो और हाई का केस क्यों लिया है, आपको यही जो डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिकली फेवर्ड की। टेम्परेचर हाई के केस में क्या हो रहा है
कि वो रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड है, मतलब कि बी वुड बी इजीली कन्वर्टेड। जैसे ही बी बनेगा, एज सुन एज बी इज फॉर्म्ड, देन इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सी मेन प्रोडक्ट। बट अगर टेम्परेचर लो है तो B का C में कन्वर्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और B प्लस C बन जाता है, मतलब कि एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे इसे बोलेंगे कि दिस रिएक्शन इज काइनेटिकली फेवर्ड। अभी जो मैंने बोला है ये सारा पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस रिएक्शन को इस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। एक जनरल रिएक्शन लेके बताया गया था, इसे आप एग्जाम्पल के साथ भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन ले लीजिए एग्जाम्पल, उसमें HCl की अगर आप एडिशन करवाओगे तो दोनों केसेस में लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर को डिस्कस करें। देखिए लो टेम्परेचर के केस में क्या हो रहा है कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब कि 1,2 क्या क्या है पोजीशन यहाँ पे देखिए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन लो टेम्परेचर पे काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन हाई के केस में क्या है, हाई टेम्परेचर के केस में थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, ये सिंपली रिएक्शंस हैं, आपको इसे कंप्लीट करना है। पहले जो केस है उसमें बेंजीन के ऊपर देखिए यहाँ पे एल्काइलेशन हो रही है, दूसरे के केस में नाइट्रेशन है, एनिलीन की नाइट्रेशन है, सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज pyridine अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और नॉट, एक्सप्लेन करें। अब pyridine जो है डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या फिर एसाइलेशन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द लुईस एसिड कैटलिस्ट, जो उसके ऊपर लुईस एसिड कैटलिस्ट यूज करते हैं LCl3, वो जो रिएक्शन में ऐड होने के बाद नाइट्रोजन जो है, pyridine में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर तो लोन पेयर होता है, इसकी वजह से वो उसके ऊपर अटैच हो जाता है, तो जो फेवर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं बनता है और रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन इज एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कैटाइन। तो इसका रीज़न क्या है कि एल्काइल कार्बोकेटाइन बनती है उस केस में, तो जो कार्बोकेटाइन बनता है एल्कीन के केस में वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर हम सिंपल कार्बोकेटाइन, मतलब कि जिसे विनाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं, तो उससे ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से जो एल्काइंस आर दीज आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऑन कॉन्जुगेटेड डाइन इट गिव्स 1,4 प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में हाई टेम्परेचर की बात करी थी, थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड, वही इसमें रीजन बताना है। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें एल्कीन है, BH3 की एडिशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो अल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा। अगर एल्काइन की बात करेंगे तो वहाँ पे कीटोन बनेगा। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर हाइड्रोलिसिस की बजाय वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन कर दी जाए तो वो भी कीटोन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन डज नॉट अंडरगो कैनिज़ो रिएक्शन। कैनिज़ो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन होना में, अब दिस हाइड्रोजन कैन बी रिमूव फेयरली इजीली। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। अभी यहाँ पे दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। अभी अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कीटोइनोल फॉर्मेशन में, जो कीटोइनोल फॉर्मेशन उसमें एडिशन प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वो कीटोइनोल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इनोल इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। दैट इज वाई कि
एल्डिहाइड जो है स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट है उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ द टारगेट कार्बन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी पार्ट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। स्कीफ बेस क्या होता है? स्कीफ बेस एक इमाइन जिसे बोलते हैं, या फिर एजोमिथाइन, मतलब कि कार्बन के साथ अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड के साथ अटैच होती है, एक फंक्शनल ग्रुप बनाता है, तो वो स्कीफ बेस हो जाता है। उसके बाद है हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्या होते हैं? इट इज़ अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ कोर कार्बन एटम कनेक्टेड टू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड इज कार्बन, कार्बन इज डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन विच इज द एल्डिहाइड। अगर उसके साथ ROH, तो एडिशन जो है कैटलिस्ट है एसिड की प्रेजेंस में। देखिए तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट एटम, यहाँ पे एटम्स जो हैं अटैच्ड हैं विद सेंट्रल कार्बन एटम, तो इट इज कायरल कार्बन एटम, सो इट इज एक्ट एज हेमी एसिटल। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आई थिंक आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं आपकी असाइनमेंट के, वो भी जल्दी से जल्दी कवर करके आपको वीडियो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तब तक आप इन वीडियोस को आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे वो भी आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएंगे। तब तक देखते रहिए वीडियो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी ये सारी वीडियोस आपके सारे स्टूडेंट्स के साथ। और बाकी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो जल्दी से जल्दी रेगुलरली कंसीडर कर दी जाएगी। और कीप टच इन दिस चैनल, सो एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।